फ्रेंड एवरीवन, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बार फिर नए सीरीज के माध्यम से। बिहार यूपी टेस्ट 4th है, लास्ट है दोस्तों, लॉ से रिलेटेड है। फिर उसके बाद में मैं 4 टेस्ट जो है जीएस से रिलेटेड मैं आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। एक बार फिर मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि तो अभी तक जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस चैनल है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। एवरीवन, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने टॉपिक पे बात करता हूँ। टॉपिक क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये टोटल 100 का MCQ है और ख़ास बात ये है कि बिहार APO के लिए आप कितने सिंसियर हैं उसके पर्पज़ से ये क्वेश्चन जो है और अदर भी मैंने वीडियो डाल चुके, अदर टेस्ट डाल चुके हैं। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँ कि ज़्यादा शेयर करें कि ताकि लोगों को जल्द से जल्द मुफ्त मिले। ओके, अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन नंबर ये है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए और सूची दिए गए नीचे दिए गए कोटों को सहायता से उत्तर दीजिए। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। पहली बात ये कहता है न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, जो एक्ट ऑफ जुडिशियल हो करते हुए वो कौन सा होगा। और उसके बाद में विधिक कार्य करते हुए दुर्घटना, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य और विक्षिप्त मानसिक वाले व्यक्ति का कार्य। अब सेक्शन 82 है, 84 है, 77 है, 80 है। तो आपको सही ऑप्शन क्या लगाना है, आपको सही ऑप्शन लगाना न्यायिकता कार्य करने के लिए। तो ए का क्या होगा, ए का जो है 3 होगा, धारा 77 में कहा गया है। अब 7 वर्ष से कम आयु की बात करता है तो धारा 82 में कहा गया। आइए दोनों आपको क्लियर हो गया होगा कि 7 वर्ष से कम जो है 82 में कहा गया है। ओके, और 1 मिनट 77 और उसके बाद 700 कम 82 विधिक कार्य करते हुए दुर्घटना। और उसके बाद में डी है, तो जैसे कहते हैं ना कि विकृत माइंड वाले व्यक्ति को कहाँ मिलेगा, आपको 84 में मिलेंगे और विधिक कार्य करते हुए दुर्घटना जो है धारा 80 में मिलेंगे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा, पहला का सही आंसर जो है बी होगा, 3, 4, 1, 2। ओके, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये देख रहे हैं। ए और यानी का और या विष द्वारा आ की हत्या करने के लिए सहमत होते हैं। किनकी सहमत करने के लिए, हत्या करने के लिए क्या है वो सहमत होते हैं, यानी कंसेंस ऑफ माइंड हो गया। ठीक है, और ए द्वारा विष लाया जाना था जिससे ये नहीं लाया जाता है। तो का और या दोषी है, क्या दोषी है, यानी दुष्प्रयोग द्वारा हत्या के षड्यंत्र के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के सहायता से हत्या के लिए, प्रबल के लिए, किसी अपराध के लिए, ये हत्या के लिए, आपराधिक षड्यंत्र के लिए। दूसरा का सही आंसर क्या है, यानी ए और या, यानी का और या विष द्वारा या की हत्या करने के लिए सहमत होती है, यानी तीनों सहमत हो जाते हैं। फिर या द्वारा विष लाया जाता है, यानी या द्वारा जो है जहर लाया जाता है, जैसे या नहीं जान लाया और या नहीं लाया। ए और का और या दोषी होंगे तो कौन सा दोषी होगा, तो दूसरा का सही ऑप्शन क्या होगा, चूज कीजिएगा फटाफट। दूसरा का सही ऑप्शन जो ए डी होगा। ये हत्या की जो है आ जो है कि हत्या के आपराधिक षड्यंत्र के लिए होगा। क्या क्या आपराधिक षड्यंत्र के लिए हत्या क्या है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से जो है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, कौन सा कथन सही है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार एक ऐसे कृत्य के विरुद्ध भी उपलब्ध होता है जो इस संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं है, यानी जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ऐसे कृत्य के विरुद्ध भी उपलब्ध है होता है जो इस संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं है। वे कहता प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार को विरुद्ध विधि विरुद्ध आक्रमण निरासन हेतु प्रतिकल के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसी कहता प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार वे किसी व्यक्ति को केवल अपने शरीर की संपत्ति अभिरक्षा के लिए जब तक उपलब्ध होता हो। और उसके बाद में कहता है कि डी कहता हमला एक व्यक्ति के सदोष विरोध के आशय से किया गया हो तो प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत कार्य करने तक के लिए होता है। अब इसमें सही आंसर कौन सा है, सही आंसर तीसरा का क्या है, तो सही आंसर कथन सही है। तो तीसरा कौन सा सही है, तो तीसरा का जो है डी सही है। क्या है,
जब हमला एक व्यक्ति को सदोष प्रतिरोध के आशय से किया गया हो और प्रतिरक्षा का अधिकार विस्तार मृत कार्य करने तक के लिए होता है, उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा क्या कह रहा है, देख रहे चौथा क्या कह रहा है। चौथा ये कह रहा है कि ए ने डाक द्वारा एक पैकेट में राजद्रोही प्रकाशन सामग्री का पत्र के साथ भेजा, जिसमें प्रेषित से उस सामग्री को लोग को वितरित करने का अनुरोध किया था और उस पैकेट को रास्ते में ही पकड़ लिया गया, वो प्रेषित कभी नहीं पहुंचा। तो ए ने कौन सा अपराध किया? ए ने राजद्रोह का अपराध कारित किया है। बी कोई अपराध कारित नहीं किया है, सी सांप्रदायिक दंगे भड़काने का दोषी है, डी राजद्रोह कारित करने का प्रयत्न का दोषी है। सही आंसर बताइएगा क्या है, चौथा का सही आंसर क्या है? तो ए ने डाक द्वारा पैकेट में राजद्रोही प्रकाशन सामग्री एक पत्र के साथ भेजी गई, जिसमें प्रेषित ने उस सामग्री को और लोगों को में वितरित करने का अनुरोध किया गया था। उस पैकेट को रास्ते में ही पकड़ लिया गया और वो प्रेषित तक कभी नहीं पहुंचा। तो ये क्या होगा बताइएगा, सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर जो है क्या होगा, ए ने राजद्रोह का अपराध कारित किया है। ठीक है, राजद्रोह का क्या अपराध कारित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? क्या है? अपूर्ण अपराध है। बलवान, अपराधी प्रयत्न, विधि विरुद्ध जमाव, लोक निशंस। पांचवा का क्या होगा? आपराधिक प्रयत्न है। क्या है? पांचवा का भी आपराधिक प्रयत्न है। अब बात करते हैं महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय। छठवां क्या कहता है? महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय कहाँ दिया गया है? 350 में दिया गया है, 351 में दिया गया है, 353 में दिया गया है, 354 में दिया गया है। 6 का बताइएगा, तो 6 का डी है, धारा 354 में दिया गया है। ओके। अब सही उत्तर बताइए। चोरी में आवश्यक है कि किसी भी प्रकार की संपत्ति बेईमानीपूर्ण आशय से, कोई मूल्यवान व प्रतिभूत लेने की बेईमानीपूर्ण आशय हो। बी सी कहता है कोई चल संपत्ति लेने का बेईमानीपूर्ण आशय हो। डी कहता है केवल अचल संपत्ति लेने बेईमानीपूर्ण आशय हो। सातवां कहता है, सातवां का जो है कौन सा आंसर सही है, यानी किसी भी प्रकार संपत्ति लेने का बेईमानीपूर्ण आशय हो। किसी भी प्रकार का संपत्ति की बात करता है तो अचल की बात करता है, तो ये भी सही नहीं है। बी कहता है कोई मूल्यवान प्रतिभूत लेने के बेईमानीपूर्ण आशय हो, तो ये भी नहीं सही है। सी कहता है कोई चल संपत्ति लेने का बेईमानीपूर्ण आशय हो, तो ये सही। चोरी के जो है आवश्यक तत्व में ये मिलता है, केवल अचल संपत्ति बेईमानी लेने बेईमानीपूर्ण आशय, ये भी नहीं सही है। ओके। अब बात करता है निम्नलिखित में से कौन हमला का दृष्टांत नहीं है? क्या है? हमला का दृष्टांत नहीं है। ए और बी से कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा, एक छड़ी उठा लेता है। बी कहता है ए बी को बाद में देख लेने की धमकी देता है। ए कहा कि बी को बाद में देख लेंगे। ए एक महिला बी की उसकी सहमति बिना चिकित्सा परीक्षा करता है। डी ए और बी के घर के में पत्थर फेंकता है। तो आठवां का सही आंसर कौन है जो हमला का क्या है दृष्टांत नहीं है? तो आठवां का बताइएगा कौन सा सही है? आठवां का जो है बी जो है ये हमला का दृष्टांत नहीं है। ए बी को बाद में देख लेने की धमकी देना और ए बी से कहते हुए मैं तुम्हें पीटूंगा, तो हाव भाव हो गया, तो ये हमला हो गया। ए एक महिला बी को उसके सहमति के बिना क्या है चिकित्सा का परीक्षा करता है, ये भी है। ए और बी के घर में ही पत्थर फेंकना, ये भी हमला के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। का एक भवन के बाहर जाने के द्वारा बंदूकधारी मनुष्य को बैठा देता है और उसे कह देता है कि यदि ये भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो वो या को गोली मार देगा। का एक भवन के बाहर जाने के द्वारा बंदूकधारी मनुष्य को बैठा देता है और उसे कहता है कि यदि या के भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो ये गोली मार देगा। तो क्या ये सही आंसर क्या है? का या का सदोष और अवरुद्ध करता है, का या को सदोष बाधा डालता है, का या को सदोष विरोध करता है, का या सदोष आदेश देता है। तो 9वां का सही ऑप्शन क्या है? 9वां का सही ऑप्शन जो सी है, का या को सदोष विरोध करता है, यानी का या को क्या करता है? सदोष विरोध करता है। ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन आपराधिक प्रयत्न का दृष्टांत है? क्वेश्चन नंबर 10 में कौन आपराधिक प्रयत्न का दृष्टांत है ये देखता है। तो 10 का जो है ए, जादू टोना द्वारा बी को मार डालने के प्रयत्न करता है। बी, एक स्त्री बा को एक विषैल पदार्थ गर्भपात कारित करने के आशय से खिलाता है और परंतु महिला गर्भवती नहीं थी। ए, अपना ही छाता किसी अन्य को समझकर ले लेता है। ए, कूटकृत करेंसी नोट बनाने के लिए रंग खरीदने के कोलकाता जाता है। तो कौन सा आपराधिक प्रयत्न का दृष्टांत है? तो 10वां का सही आंसर कौन सा होगा? 10 का सही आंसर जो है बी होगा। यानी ए, एक स्त्री बी की एक विषैल पदार्थ गर्भपात कारित करने के आशय से खिलाता है परंतु महिला गर्भवती नहीं था। यह आपराधिक प्रयत्न से रिलेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं 11 का सवाल क्या कह रहा है? 11वां सवाल कह रहा है कि ए ने बी को 4 दांत तोड़ दिए। क्या है? ए ने बी को 4 दांत तोड़ दिए। ए ने कौन सा अपराध किया है? उपहाति कारित करने का प्रयत्न किया है कि घोर उपहाति कारित करने का प्रयत्न, घोर उपहात कारित करने का प्रयत्न, हत्या करने का प्रयास किया है। तो 11 का सही सवाल क्या होगा? 11 का सही सवाल सी होगा, घोर उपहात कारित करने का। क्या है? घोर उपहात कारित करने का। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय नहीं है? कौन भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो है दंडनीय नहीं? हत्या करने की तैयारी, डकैती करने की तैयारी, राज्य के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी, किसी मित्र शब्द राज क्षेत्र में लूटपाट करने की तैयारी। तो 12 का सही आंसर क्या होगा? चुन के बताइएगा दोस्तों। तो 12 का सही आंसर ए जो है हत्या करने की तैयारी जो है मात जो है दंडनीय नहीं होता है। डकैती की करने की तैयारी दंडनीय है। राज्य के विरुद्ध में युद्ध करने की तैयारी दंडनीय है। किसी मित्र शक्ति के राज क्षेत्र में लूटपाट करने की तैयारी दंडनीय है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक 15 वर्ष की आवेश लड़की यानी माइनर लड़की है, अपने पिता का घर छोड़कर एक 10,000 रुपये के साथ लेकर जो है जा के साथ चली गई। उसे विभिन्न स्थानों पर ले गया गया। सारा यात्रा व्यय तथा विभिन्न स्थानों पर होटल आदि में ठहरने का खर्च उसी पैसे से किया गया, क्योंकि जा के पास पैसे नहीं थे। इस दौरान जा ने उसके साथ 3 बार उसकी सहमति से मैथुन किया। जा क्या दायित्वहीन है? 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक 15 वर्षीय जो माइनर लड़की आवेश लड़की अपने पिता के घर छोड़कर 10,000 रुपये साथ लेकर जा के साथ चली गई। उससे विभिन्न स्थान पर ले जाया गया। सारा यात्रा व्यय और जितना आना जाना खर्चा था सब उसने सहन किया। होटल में रुकने का खर्चा दिया। उसके बाद क्योंकि उसके पास पैसे जाके पास नहीं थे और उसके जो है लड़की की सहमति से 3 बार उसने मैथुन किया। तो कौन सा अपराध होगा? तो हम देखते हैं, ऑप्शन देखते क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है कि ये भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अधीन होगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अधीन होगा, भारतीय दंड संहिता की 366 ए के अधीन होगा कि भारतीय दंड संहिता 376 के अंतर्गत होगा। तो सही आंसर क्या होगा 13 का? तो सही आंसर 13 का दोस्तों होगा डी, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत 15 यानी 18 साल से कम की लड़की अगर सहमति देती है तो सहमति क्या है? रेप है, रेप। ओके, रेप माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरणा घटित करने हेतु आवश्यक नहीं है? इसमें यह कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि कौन सा षड्यंत्र दुष्प्रेरणा घटित करने हेतु आवश्यक नहीं है। 14 का सवाल का क्या कह रहा है? यानी अब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मत षड्यंत्र भाई होता है। षड्यंत्र अकेले तो किया नहीं जा सकता, एक से अधिक व्यक्ति से षड्यंत्र किया जाता है। षड्यंत्र के अनुसरण में भाई षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य अवैध है, कोई कार्य अवैध कार्य लोप किया गया हो, कोई अवैध कार्य किया गया हो, इलीगल एक्ट किया गया हो। ऐसा कार्य जो अवैध कार्य लोप षड्यंत्र के अनुसरण में करने के कोई उद्देश्य हो, ये भी सब बात सही है। दुष्प्रेरण उस अपराध कारित करने के व्यक्ति के साथ मिलकर योजना बनाए हो, तो ये डी ऑप्शन सही नहीं है और बाकी सब सही है। ओके, अब बात करते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों को सहायता दीजिए, उत्तर चुनिए। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन जो है 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा? सही आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 15 का चुनिए। ओके, अब 15 का आप देखिए, तुकाराम बनाम राज, स्टेट बनाम नल्ली, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम इम्पर, महाराष्ट्र राज बनाम तुकदेव। इसमें सही सम्मिलित करना है आपको, तो आपको सही सम्मिलित करना है। तो ए का 2, तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज किससे फेमस है? वो मथुरा प्लस सांग का मामला है। स्टेट बनाम नल्ली का केस, स्टेट बनाम नल्ली का केस किससे संबंधित है? वो राजीव गांधी हत्या से रिलेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं वीरेंद्र कुमार घोष बनाम इम्पर, इसे किसका नाम क्या है? पोस्ट मास्टर हत्या के मामले में। महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव सिंह, जनरल SAS वैद्य का मामला है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो सही आंसर जो है इसका ए है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, यदि उपेक्षा द्वारा मृत कारित करने हेतु विचारण यह स्थापित हो जाता है कि अभियुक्त की त्रुटि थी, यद्यपि पीड़ित व्यक्ति ने अपना समान त्रुटि की थी, तो सही आंसर क्या होगा 16 का? तो ए, ये तथ्य है कि वास्तविक चोट कारित की गई है, असावधानी कारण लगी थी, प्रतीक्षा नहीं होगी, योगदायी असावधानी अच्छी प्रतीक्षा होगी। से कहता उसके पक्ष पर असावधानी मात्र के लिए सदस्यता का स्थान निर्णायक घटक होगा, और प्रत में से कोई नहीं। यानी यदि उपेक्षा द्वारा मृत कारित करने हेतु विचारण में यह स्थापित हो जाता है कि अभियुक्त की त्रुटि थी, यद्यपि पीड़ित व्यक्ति ने भी समान की त्रुटि की थी, इसमें सही आंसर कौन सा होगा 16 का? 16 का सही आंसर जो है ए होगा। ये तथ्य है कि वास्तविक चोट पीड़ित ने के योगदानी अथवा असावधानी के कारण लगी थी, प्रत्यक्षा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित करना क्या है? मानववध है। एक मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य को क्या है? मृत्यु कारित करना मानववध है। मानववध सदियों विधि विरुद्ध होता है, नीचे दिए कोटों को सही उत्तर दीजिए। तो 17 का सही आंसर क्या है? जो है 17 का सही आंसर जो है ए सही है, या दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या है, या दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही। आपको चुनना है क्या सही है, क्या सही है? 17 का सही आंसर जो है सी है, ए सही है, आर गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? भारतीय दंड संहिता प्रभाव में आया। 18 का है भारतीय दंड संहिता का प्रभाव में आया, तो क्या ए में आया 10 1860, बी क्या है 10 1860, सी 1 1861, डी 1 1862। सही ऑप्शन क्या है? तो सही ऑप्शन जो है डी है, 1 1862। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष शब्द का घोतक कोई नर मानव है, तो क्या है? 19 का सही ऑप्शन क्या है? 19 का ए 16 वर्ष है, 18 वर्ष है, 21 वर्ष है, किसी भी आयु जन्म लेते ही मान लिया जाएगा। ओके, अपराध परिभाषित है CRPC में 2N में परिभाषित है, कहाँ यहाँ पे परिभाषित है? 41 में परिभाषित है, 40 में परिभाषित, 42 में कि 39 में। तो 20 का सही आंसर कौन सा है? 20 का सही आंसर जो है बी है, क्या है? 40, भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में है। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। रिश्वत की परिभाषा कहाँ दी गई है? रिश्वत की परिभाषा कहाँ दी गई है? भारतीय दंड संहिता की धारा 170 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 171 में, भारतीय दंड संहिता की 171 डी में, भारतीय दंड संहिता 171 ई में। बताइए कौन सा दिया है? 21 का सही ऑप्शन क्या होगा? बताइएगा 21 का सही ऑप्शन जो है 21 का जो है बी होगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 171 बी में। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊँ। भारतीय दंड संहिता के अध्याय जो है अध्याय जो है 12 से संबंधित है, किससे संबंधित है? अध्याय 12 किससे संबंधित है? मिथ्या साक्ष्य, लोक न्याय के विरुद्ध अपराध, निर्वाचन संबंधी अपराध, सिक्कों सरकारी स्टाम्प संबंधी अपराध, बाट और मापों संबंधी अपराध। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर जो है सी है, सिक्कों और सरकारी स्टाम्प संबंधी अपराध। ओके, अब बात करता है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ए संबंधित है, किससे संबंधित है? 489 ए किससे संबंधित है? ओके,
ए संपत्ति चिन्ह से है, बी लोक लेखा मिथ्याकरण से है, सी करेंसी नोट तथा बैंक नोट को कूटकरण से है, डी लोक सहयोग द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले चिन्ह के कूटकरण से है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? 23 का सही आंसर जो है क्या होगा दोस्तों, बताइएगा फटाफट। 23 का सही आंसर सी होगा, करेंसी नोट तथा बैंकों नोट का कूटकरण से संबंधित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? एक पुजारी जानते हुए भी एक वैद्य को दूसरा विवाह संपादित कराता है, तो दोषी किसका है? अगर वो जानता हो दूसरा विवाह संपादित कराता है तो 24 का क्या होगा सही आंसर बताइएगा। साइडियंट का होगा, उसका आने द्वारा दुष्प्रेरक का, दी विवाह का, साथ से साथ द्वारा दुष्प्रेरक का। तो 24 का सही आंसर जो है क्या होगा? तो 24 का सही आंसर जो है डी होगा, साथ से सहायता के द्वारा दुष्प्रेरक का। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ए और बी और सी जो मृत थे तथा जिसमें बी के हितबद्ध है और ख्याति नुकसान पहुंचाने के लिए धमकी देता है, ए ने क्या किया है? 25 का सही आंसर क्या होगा? तो 25 का सही आंसर क्या होगा? 25 का सही आंसर क्या होगा? कोई अपराध नहीं होगा, मानहानि होगा, अपराधी का प्रत्यक्ष होगा, EDBC दोनों। तो सही हो क्या होगा? अपराधी का वित्रस्त होगा। अब बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित दोस्तों। दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित बात करते हैं। क्या कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 विभाजित हुआ, किसमें विभाजित हुआ? 37 अध्याय 481 धाराएं, अध्याय 39 धाराएं 484 धाराएं, अध्याय 38 धाराएं 281 धाराएं, अध्याय 37 484 धाराएं। तो 26 का सही आंसर जो है डी है, अध्याय 37 है और 484 धाराएं हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 27। दंड प्रक्रिया संहिता 125 के अंतर्गत किसी पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा यदि क्या होगा? उसने अपने पति से तलाक ले लिया है और पुनर्विवाह नहीं किया तो भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो भी कर सकता है। ठीक है, और उसने क्या क्या है, सी क्या कह रहा है कि उसने इस आधार पर पति के साथ रहने से अस्वीकार कर दिया है क्योंकि वो रखता है, ये भी सही है। वो जानकार करता है, इसमें भरण पोषण नहीं प्राप्त करता, तो सही आंसर जो है डी जो है नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन 1994 लोकसभा में पारित हुआ था। 28 क्वेश्चन नंबर 28 का जो है सही आंसर क्या होगा? 4/5/1995, 5/5/2005, 23/6/2002, 4/5/2002। यानी 1994 में पारित हुआ था, 5/5/2005 से आंसर ये होगा। ओके, अब बात करते हैं संक्षिप्त विचारण। क्वेश्चन नंबर 29। संक्षिप्त विचारण निर्णय कारावास अधिकतम अवधि क्या है? यानी समरी ट्रायल की बात कर रहा है। समरी ट्रायल ए 3 माह, 6 मंथ, 9 माह, 1 वर्ष। तो 29 का सही ऑप्शन कौन सा है? तो 29 का सही ऑप्शन जो है ए है। क्या है? 3 माह। संक्षिप्त विचारण निर्णय का कारावास अधिकतम, कारावास अगर है तो अधिकतम 3 माह। कितना विचारण चलेगा समरी ट्रायल के? तो 6 मंथ। इसमें कन्फ्यूज ना हो जाइएगा दोस्तों, 2 चीज़ें हैं। अगर कारावास कितना होना चाहिए तो 3 महीना, और ट्रायल कितने दिन में चलना चाहिए तो 6 महीने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है किसी भी दंड न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, सत्र उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। 30 का सही आंसर क्या है? 30 का सही आंसर जो है उच्च न्यायालय द्वारा होता है। ठीक है, 482 का अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है उच्च न्यायालय द्वारा। निम्न से किस वाद में लेमिंगटन रोड शूटिंग षड्यंत्र के वाद के रूप में जानते हैं? लेमिंगटन रोड शूटिंग षड्यंत्र के वाद के रूप में जानते हैं। तो ए है आर बनाम ब्लैक और टाई के मामले में, बी है इंद्री बनाम राम रतन के बारे में, सी है एम्परर बनाम वैशंपन के मामले में, डी है मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर के मामले में।
तो सही आंसर कौन सा है 31 का। तो 31 का सही आंसर आर बनाम ब्लैक के और टाई के मामले में, तो सही आंसर ए है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किस कोई व्यक्ति जो अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया जाता है, कोई भी व्यक्ति जो अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया जाता है जिसमें 7 वर्ष से अधिक का कारावास है के विरुद्ध अपील कहाँ कर सकता है। 32 का सही ऑप्शन क्या है? ए सेशन न्यायाधीश के समक्ष, बी मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष, सी उच्च न्यायालय, डी उच्चतम न्यायालय। 32 का सही आंसर कौन सा है? 32 का सही आंसर जो है सी है, उच्चतम न्यायालय। कहाँ कर सकता है? उच्चतम न्यायालय में कर सकता है। ठीक है, सॉरी, उच्च न्यायालय। कोई भी व्यक्ति जो है सेशन न्यायाधीश द्वारा दिए गए विचारण में दोषी सिद्ध किया जाता है और जिसमें 7 वर्ष से अधिक का कारावास के विरुद्ध है अपील है, तो कहाँ होगा? वो सीधा हाई कोर्ट में होगा। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में उच्च न्यायालय को निर्देश से संबंधित प्रावधान दिया गया है? क्या है? उच्च न्यायालय से निर्देश से संबंधित जो है प्रावधान दिया गया है 398, 397, 395, 399। क्वेश्चन नंबर 33 का सी है 395, 395। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है, धारा 436 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को कौन खारिज कर सकता है? 436 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को कौन खारिज कर सकता है? आप बताइए कौन खारिज कर सकता है? ए, क्या जिस न्यायालय में जमानत दी वो खारिज कर सकता है, बी उच्च न्यायालय खारिज कर सकता है, सी सेशन न्यायालय द्वारा खारिज कर सकता है, और डी बी सी दोनों। तो 436 का सही आंसर कौन है? बताइएगा। 436 का सही आंसर जो है सी है। ओके, खारिज कर सकता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट। अब बात करते हैं आरोप से संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं? तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो है क्या है? आरोप कहाँ है? अध्याय 17 धारा 211 से लेकर 224, अध्याय 18 211 से लेकर 235, अध्याय 16 211 से लेकर 224 तक, और प्रश्न में से कोई नहीं। तो सही आंसर जो आरोप का है वो ए है, 35 का ए है। ओके, अब बात करते हैं कौन दंडादेश का लघुकरण कर सकता है। 36, कौन दंडादेश को लघुकरण कर सकता है? ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी उचित पक्षकार, कोई अपील न्यायालय। तो 36 का सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो 36 का सही आंसर जो है उचित सरकार, समुचित सरकार जो है वो दंडादेश को क्या है? लघुकरण कर सकती है। अब बात करते हैं कौन से दंडादेश के निष्पादन के लिए वारंट जारी कर सकता है। कौन किसी दंडादेश के निष्पादन के लिए वारंट जारी कर सकता है? कौन कर सकता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी सेशन न्यायाधीश, सी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जिसने दंड पारित करके उसके पदवर्ती, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो 37 का सही आंसर कौन सा है? तो 37 का सही आंसर जो है सी है, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जिसने दंडादेश पारित किया है और उसके पद उत्तरवर्ती। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अपील और वादों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शर्त का प्रयोग निम्न से किसके आवेदक पर किया जाएगा? ए भारत का महान्यायवादी, बी संबंधित उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार, सी हितवत पक्षकार, डी ए और सी दोनों। तो 38 का सही आंसर कौन सा है? तो 38 का सही आंसर ए है, भारत का महान्यायवादी। ओके, निम्न में से कौन सा अपराध समनीय है? तो कौन सा अपराध समनीय है? 498 भारतीय दंड संहिता, धारा 403 भारतीय दंड संहिता, धारा 298 भारतीय दंड संहिता, उपरोक्त में से सभी। अब बताइएगा 39 का कौन सा अपराध समनीय है? तो 39 का जो है सभी अपराध 498 भी समनीय है, 403 भी समनीय है और 298 भी समनीय है, उपरोक्त में से सभी समनीय है। ओके, अब मैं बात करता हूँ अभियोजन निदेशक किसके प्रशासनिक नियंत्रण का कार्य करता है, किसके प्रशासनिक नियंत्रण में रहता है? ए है
सर्वोच्च न्यायालय, बी है उच्च न्यायालय, सी है गृह मंत्री, प्रमुख राज्य गृह विभाग। 40 का सही आंसर कौन है दोस्तों? तो 40 का सही आंसर जो है बताइएगा फटाफट कौन है? तो 40 का सही आंसर जो है डी है, प्रमुख राज्य और गृह विभाग। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। धन प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण क्या है? भरण पोषण तो अधिकतम धनराशि प्रदान की जाती है। तो बताइए कितनी प्रदान की जाती है? ए 500 रुपये, 5000 रुपये, 1000 रुपये, कोई निर्धारित धनराशि नहीं है। तो 41 का सही आंसर बताइएगा कौन सा है? तो 41 का सही आंसर जो है डी है। ओके, अब बात करते हैं 42। अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है, यानी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है। ए सत्र न्यायालय में, बी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, सी उच्च न्यायालय में, डी ए सी दोनों को। तो 42 का सही आंसर कौन सा है? तो 42 का सही आंसर जो है डी है, ए और सी दोनों, यानी ए सत्र न्यायालय और सी उच्च न्यायालय को। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, असंज्ञेयवाद को दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा में परिभाषित किया गया है? असंज्ञेयवाद को किस धारा में परिभाषित किया गया है? 2C कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 2H में इन्वेस्टिगेशन है, 2L में है असंज्ञेय अपराध, 2I में क्या है? न्यायिक प्रक्रिया है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44 में भारत का सबसे बड़ा आपराधिक मामले का न्यायालय कौन सा है? 44 का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो 44 का सही आंसर जो है बी है, उच्च न्यायालय है। ओके, अब बात करते हैं 45। निम्न में से कौन सी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 125 के तहत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? कौन भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? 125 क्वेश्चन नंबर 45। तो सहोदर भाई, पिता, तलाकशुदा पत्नी, अधर्मज अवैध संतान। तो पिता भी पा सकता है, तलाकशुदा पत्नी भी पा सकती है, अधर्मज अवैध संतान भी पा जाता है, सहोदर भाई नहीं पा सकता है। ये क्वेश्चन गलत है। ओके, अब बात करते हैं अभियोजन निदेशालय की स्थापना दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा में की गई है? अभियोजन निदेशालय की स्थापना दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में की गई है? धारा 46 का देखेंगे तो 46 का तो सही ऑप्शन कौन सा है? तो 46 का सही ऑप्शन जो है बताइएगा बी है, धारा 25A। कौन सा है? धारा 25A। ओके, अब बात करते हैं 47। पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के बिना विलंब के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। क्या करेगा? 47 का सही ऑप्शन बताइएगा। 47 का धारा 76 का, धारा 77 का, धारा 78 का, धारा 89 का। तो क्या होगा? आदेश जो है ए होगा, धारा 76 का। ठीक है, धारा 76 का। अब बात करेंगे 48। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 306 के अंतर्गत सापराधियों को निम्नलिखित में से कौन सा क्षमादान दे सकता है? सापराधियों को कौन समाधान दे सकता है? ए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, उपरोक्त में से सभी। तो 48 का सही आंसर कौन सा है? 48 का डी, उपरोक्त में से सभी दे सकता है। अब बात करते हैं 49 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट को समन मामले में वारंट मामले में परिवर्तित करने की क्षमता प्राप्त है? किन मामले में प्राप्त है? बिना किसी आधार पर, न्याय के हित में, यदि अभियोजक तर्क दिया हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही ऑप्शन जो होगा बताइएगा, सही आंसर कौन सा होगा? 59 का सही आंसर जो है कौन सा होगा? 49 का सही आंसर जो है बी होगा, न्याय के हित में। क्या है? न्याय के हित में जो है मजिस्ट्रेट को समग्र मामले में परिवर्तन कर सकता है। तो कहाँ दिया गया है ये बताइएगा, किस सेक्शन में दिया गया है? 200 कौन सा सेक्शन में दिया गया है? वारंट समन को वारंट में बदल सकता है, याद नहीं, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, आप लोग बताइएगा। बलात्कार के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसाय द्वारा परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन द्वारा प्रस्थापित किया गया है। बलात्कार के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसाय द्वारा परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन प्रस्तापित किया गया है। तो अपराधी की बात करता तो 264A में है। कहाँ लिखा, किस सेक्शन में किया गया है? और किस सन में किया गया है? 2008 में, 2005 में, 2010 में, 1955 में। तो 50 का सही आंसर क्या? 50 का बी है, 2005 में। अब दोस्तों मैं आता हूँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम
1872-74 संबंधित किससे है? वो आवश्यक दस्तावेज से है, आवश्यक दस्तावेज से है, निजी दस्तावेज से, लोक दस्तावेज से। सही आंसर बताइएगा किससे संबंधित है धारा 74। तो धारा 74 जो है लोक दस्तावेज से संबंधित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? साक्ष्य अधिनियम किस धारा के अंतर्गत विवाह के दौरान उत्पन्न बच्चे धर्म की धारा की जाती है? 112 में, 113 में, 114 में, 115 में। तो 52 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 52 का सही आंसर बताइएगा क्या होगा? 52 का ये होगा धारा 112 में। ऐसा प्रश्न जो उत्तर से इंगित करता हो उसे कहते हैं क्या? मौखिक प्रश्न कहते हैं, विशेषक कहते हैं, सूचक प्रश्न कहते हैं, क्या अनुसूचित प्रश्न कहते हैं? सही ऑप्शन चुन के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का, क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या है? सूचक प्रश्न कहते हैं, उत्तर सी है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है ए अपनी पत्नी सी के साथ व्यभिचार के आधार पर बी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाता है। यानी ए अपनी पत्नी सी के साथ व्यभिचार के आधार पर बी के विरुद्ध क्या है? मुकदमा दर्ज करवाता है। बी सी को ए को पत्नी मानने से इनकार करता है, परंतु न्यायालय बी को व्यभिचार के दोषी ठहराते हुए तत्पश्चात ए के जीवन काल में बी से विवाह कर दो पति रखने के लिए सी पर मुकदमा चलाया जाता है। सी कहती है कि वो कभी भी ए के पत्नी नहीं था। तो बी के विरुद्ध जो है क्या है? बी के विरुद्ध जो है न्यायालय का फैसला बी के विरुद्ध न्यायालय का फैसला क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है बताइएगा। तो सही आंसर जो है बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर जो है 54 का ए होगा। सी के विरुद्ध फैसला अनुसार उचित है, सी के विरुद्ध फैसला के अनुसार अनुचित है, उचित है और सी पर लागू होता है, ऊपर में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? बताइएगा फटाफट। 54 का सही आंसर कौन सा होगा? 54 का सही आंसर जो है बी होगा, सी के विरुद्ध फैसले के अनुसार अनुचित है। ओके, अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य कानून निम्नलिखित में किस अध्याय में गवाहों का साक्ष्य से संबंधित है? गवाहों से रिलेटेड है, विटनेसेस से रिलेटेड है, वो कौन सा चैप्टर है? 55 का सही चीज जो है क्या होगा दोस्तों? बताइएगा। अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9। 55 का बताइएगा। तो अध्याय 9 गवाहों से संबंधित है। ओके, 2002 में पारित संशोधन कानून के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्नलिखित किस प्रावधान में को समाप्त कर दिया गया है? 2002 में 155(2), 155(3), 155(4), 155(5). 56 का सही आंसर क्या होगा? तो 56 का 155(4) सी। अब बात करता है एक महिला के साथ बलात्कार हो जाता है और वो कहती है कि ए ने उसके साथ बलात्कार किया है। 2 दिन बाद महिला आत्महत्या कर लेती है। महिला का बलात्कार संबंधी कथन क्या होगा? 57 का मृतकालीन कथन के रूप में गिरह है। मृतकालीन कथन के रूप में गिरह नहीं है, केवल तभी मृतकालीन के कथन के रूप में गिरह है यदि उसकी मृत्यु को बलात्कार की घटना से सीधे जुड़ने वाला कोई साक्ष्य मौजूद हो, ऊपर में से कोई नहीं। तो 57 का सही आंसर क्या होगा? 57 का सही आंसर जो है सी होगा, केवल तभी मृतकालीन कथन के रूप में गिरह है यदि उसकी मृत्यु बलात्कार की घटना के सीधे जुड़ने वाला कोई साक्ष्य मौजूद हो। ओके, अब बात करते हैं 58। बिना किसी पूर्व धारा से जारी किया गया संदेश सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? सेक्शन 22 में, सेक्शन 23 में, सेक्शन 24 में, सेक्शन 21 में। बिना किसी पूर्वाधारण से जारी किए गए संदेश सुरक्षित है। 58 का क्या होगा दोस्तों? 58 का बी होगा, साक्ष्य की धारा 23 के अंतर्गत। ओके, साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित अनिवार्य नियम किसमें शामिल है? 59 में कहता है साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित अनिवार्य नियम किसमें शामिल है? 59 का साक्ष्य कानून की धारा 31, बी साक्ष्य की धारा 31, साक्ष्य की धारा 60 है और साक्ष्य की कानूनी धारा क्या 61। 59 का क्या है? 59 का क्या होगा? साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित अनिवार्य नियम किसमें शामिल है? तो अनिवार्य नियम जो है साक्ष्य के कानून की धारा 32 में शामिल है। ओके, अब बात करते हैं
दिल्ली उच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में गवाहों की सुरक्षा के बारे में मार्गदर्शन निर्देश जारी किया है? सुरक्षा के बारे में जो है गाइडलाइन जारी किया है, किस केस में किया गया है? 60 का नीलम कटारा बनाम मुकदमा 2003, नैना सैनी बनाम 2007, उपहास सिनेमा मुकदमा 2005, संसद भवन हमला मुकदमा 2002-6। तो सही आंसर जो है इसका कौन सा होगा? 60 का ए होगा, नीलम कटारा मुकदमा बनाम 2003। साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है, क्या है? साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है केवल मौखिक साक्ष्य, केवल दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य दोनों, केवल ऐसा मौखिक साक्ष्य जो दस्तावेजी पर आधारित हो। 61 का सही आंसर क्या होगा? 61 का सही आंसर सी होगा, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य दोनों शामिल है। सुसंगतता एवं ग्रहता साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत क्या होगा? ये पर्यायवाची है, साविस्तारी है, ना तो पर्यायवाची है ना साविस्तारी है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? 62 का सही उत्तर जो है सी है, ना तो पर्यायवाची है ना साविस्तारी है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत तथ्य क्या होगा? सुसंगत तथ्य क्या होगा 63 का? तार्किक रूप से अनिवार्य सुसंगत होनी चाहिए, विधिक रूप से अनिवार्य और सुसंगत होनी चाहिए, विधिक एवं तार्किक रूप से अनिवार्यता सुसंगत होनी चाहिए, विधिक एवं तार्किक रूप से अनिवार्यता सुसंगत एवं गैर होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या है? विधिक रूप से अनिवार्यता और सुसंगत होनी चाहिए। 63 का ये सही आंसर है। अब बात करते हैं 64 का। 64 में क्या कह रहा है? एक अपराधी की संस्कृति दूसरे अपराधी के विरुद्ध गिरे है। धारा 28 के तहत, धारा 29 के तहत, धारा 30 के तहत, धारा 31 के तहत। बताइए कौन सा रिलेवेंट है? 64 का सही आंसर जो है सी है, धारा 30 के तहत। मृतकालिक घोषणा गिरह होने के लिए क्या होनी चाहिए? एक मजिस्ट्रेट के सामने अनिवार्यता की जानी चाहिए, एक पुलिस अधिकारी के सामने अनिवार्यता की जानी चाहिए, एक डॉक्टर या प्राइवेट व्यक्ति के सामने अनिवार्यता की जानी चाहिए, एक मजिस्ट्रेट के सामने, एक प्राइवेट व्यक्ति के सामने की जा सकती है। तो 65 का सही आंसर जो है डी है। ओके, अब बात करते हैं 66 में क्या कह रहा है कि विशेषज्ञ निम्नलिखित में से किससे अपनी राय देने को सक्षम है? विशेषज्ञ अपनी राय देने में सक्षम है विज्ञान के मामले में, कला संबंधी मामले में, विदेशी विधि मामले में, उपरोक्त में से सभी। तो 66 का सही आंसर क्या है? 66 में डी, उपरोक्त में से सभी। ओके, अब बात करते हैं 67। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कुल कितनी धाराएं हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 167 धाराएं 11 अध्याय है, 172 धाराएं 116 अध्याय है, 107 धाराएं 10 अध्याय है, 180 धाराएं 15 अध्याय है। तो 67 का सही आंसर जो है कौन सा होगा? 67 का सही आंसर ए है, 167 धाराएं और 11 अध्याय हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिव्यक्ति और प्रतिपक्षा द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ए निश्चयात्मक सात तथ्य होता है, बी निषेधात्मक तथ्य होता है, सी डी सुसंगत तथ्य होता है, डी विवादक तथ्य होता है। यानी किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 68 में तो है डी है, विवादक तथ्य कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। तथ्य जो उसी संव्यवहार के भाग होते हैं सुसंगत होते हैं, तो किस सेक्शन में बताया गया है? बताएगा 69 में तो है, बी में बताएगा साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के तहत। ओके, ए जो जन्म से ही बोलने में असमर्थ है और अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार इस प्रकार दिया गया साक्ष्य क्या होगा? गूंगे से साक्ष्य जो देता है गूंगे का वो मौखिक साक्ष्य होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 71। विवादक तथ्य से अभिप्रेत है। क्या है? विवादक तथ्य से अभिप्रेत है। 71 का क्या होगा? 71 का जो है बी होगा, तथ्य जिसका अस्तित्व या अनस्तित्व पक्षकारों द्वारा विवादित किया जाता है। यानी जिसका तथ्य जो है विवादित तथ्य जिसका अस्तित्व या अनस्तित्व पक्षकारों द्वारा विवादित किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। अनियंत्र साक्ष्य होने से बचाव से शासित है। तो कहाँ बताया गया है? तो धारा 11 में बताया गया, साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में बताया गया है। ओके, अब बात करते हैं किसी हस्तलेख जो है विधित हस्तलेख का सिद्ध करने का जो है कहाँ होगा? 73 का जो है बताइएगा दोस्तों। तो 73 का जो है क्या होगा? हस्तलेख विशेषज्ञ को बुलाकर, किसी सेवक को बुलाकर जिसे लिखने वाला हस्तलेख से परिचित हो, स्वीकृति यूँ विवादित हस्तलेख की तुलना करके उपरोक्त में से सभी, तो 73 के उपरोक्त में से सभी। ओके, अब बात करते हैं 74। ये प्रश्न है कि क्या ए के साथ ब्लसांक किया गया है?
यूँ उसकी हत्या की गई है। यह तथ्य कि उसने परिवार किए बिना कहा है मेरे साथ बलात्कार किया गया था। तो 74 का क्या होगा सही आंसर बताइएगा दोस्तों। 74 का सही आंसर क्या होगा बताइएगा फटाफट दोस्तों। तो 74 का सही साक्ष्य जो है साक्ष्य अधिनियम धारा 32 और धारा 157 के अंतर्गत जो है सुसंगत हो सकता है। अब नेक्स्ट 75 भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? सर जेम्स स्टीफन द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? सर जेम्स स्टीफन द्वारा लिखा गया है। ओके, हमारे संविधान 76 में हमारे संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक अभियुक्त को दोषारोपण करने के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार की गारंटी दी गई है? किसमें दी गई है? 76 का बताइएगा फटाफट दोस्तों। 76 का जो है अनुच्छेद 22(1) के द्वारा 22(1) के द्वारा। ठीक, राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने प्रतिनिधि को नामित किया जाता है? 77 कितने नामित किया जाता है बताइएगा। तो 1 किया जाता है। कहाँ किया जाता है? विधानसभा में। ओके, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निम्न आधारों पर नागरिकों के मध्य भेदभाव करने से मनाही करता है। तो 78 का कौन सा सही सवाल होगा? तो 78 का डी है, धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्म स्थान में किसी भी आधार पर। ओके, अब बात करते हैं 79 संविधान के अनुच्छेद 56(1)(b) के अंतर्गत राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग की प्रक्रिया से निम्न से किसके आधार पर हटाया जा सकता है? तो 79 का सही आंसर कौन सा होगा? 79 का सही आंसर जो है संविधान के उल्लंघन के आधार पर। ओके, किसके? संविधान के उल्लंघन के आधार पर। अब बात करते हैं 80 मूल कर्तव्य से संबंधित भाग 4A भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 24वें, 25वें, 42वें, 44वें। 80 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 80 का सही आंसर जो है सी होगा, सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ओके, अब बात करते हैं 81 निम्नलिखित में से किस शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है? तो 81 का सही आंसर क्या होगा? भारत का संविधान। सर्वोच्च कौन है? भारत का संविधान है। ओके, अब बात करते हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 142 अनुवांशिक प्रकृति क्या है कि इसमें जो है 82 का क्या है सही आंसर जो है 82 का अनुवांशिक प्रकृति का है। और विधि द्वारा क्या है? विधि द्वारा साम्य उग्रता देता है। इसके अधीन दिए गए निर्णय अनुच्छेद 147 के अधीन नजीर नहीं होता है। उपरोक्त में से कोई सभी, तो उपरोक्त में से सभी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 वाक्यांश विधियों के समान संरक्षण को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? यानी विधियों का समान संरक्षण को निम्न से किस संविधान से लिया गया है? तो 83 का क्या है? समान संरक्षण किससे लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ओके, अब बात करते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार सम्मिलित किया गया है। कहाँ किया गया है? आर्टिकल जो 21 में किया गया। कहाँ किया गया है? आर्टिकल 21 में किया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंतर्गत क्या है? जीवन के अधिकार के मानने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने किस निर्णय में दिया गया है? तो 85 का सही आंसर क्या होगा? 85 का सही आंसर जो है बी होगा, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 उच्चतम न्यायालय ने निम्न के स्वाद के अनुच्छेद में 15(5) को संवैधानिक घोषित किया गया है। 15(5) को संवैधानिक घोषित किया है वो कौन सा केस होगा? 86 का। 86 का सही आंसर जो है अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ के केस में जो है 15(5) को जो है संवैधानिक घोषित किया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस निर्णय में अवधारित किया गया है कि अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत दाखिल की गई दया याचिका उनके पर प्राप्त 3 माह के भीतर निस्तारित कर दी जानी चाहिए क्योंकि वंचित देरी न्याय व्यवस्था में विश्वास कम करती है। कौन सा केस है? 87 का सही ऑप्शन कौन सा है? तो 87 का सही ऑप्शन जो है सी है, सेशन बनाम पंजाब राज्य। सेशन बनाम पंजाब राज्य। अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित चक्रक्रम सप्रथम वाद प्रारंभ अघतन से इंगित कीजिए। पहला कौन सा केस आया था? 88 का जो है 88 का सही ऑप्शन जो है 88 का ए आया था। पहला 3, ठीक है। तीसरा कहाँ पे दिया गया है? एक तो अखिल भारतीय कर्मचारी इंदिरा साहनी, तीसरा कहाँ दिया गया? तो तीसरा के बाद में अखिल भारतीय कर्मचारी है, इंदिरा साहनी है, उसके बाद में 4 है एसआई छात्र संघ बनाम
AR बनाम यह है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल किसका है, बताइएगा। 89 का तो किसका है, 89 का ए है, लोकमत का है। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय निम्न से किस वाद में संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा। 22 को एक भद्दा दिखाने वाला उपबंध का एक गोपाल बनाम मद्रास राज्य केस में। ठीक है, अब बात करते हैं PIL से संबंधित कौन है, 91। तो PIL से संबंधित कौन है 91, बताइएगा। तो न्यायाधीश PN भगवती हैं। अब बात करते हैं 92। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय 7 न्यायाधीश को पीठ द्वारा जनहितवाद को अवधारणा की व्याख्या की गई। 92 का सही आंसर क्या होगा, 92 का सही आंसर जो है सी होगा, SP गुप्ता बनाम भारत संघराज। SP गुप्ता बनाम भारत संघराज। निम्नलिखित में से किस वाद में 5 न्यायमूर्तियों संविधान पीठ ने संप्रेषित किया है कि स्थगन का सिद्धांत विचारपूर्ण होने तक निर्दोष माने जाने का अभियुक्त के अधिकार के साथ मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संतुलन पर केंद्रित है। कौन सा केस है, आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कौन सा होगा ये, बताइएगा दोस्तों। 93 का कौन सा होगा, आप बताइएगा। 93 का जो है सी होगा, R राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य, R राजगोपाल बनाम तमिलनाडु। अब बात करते हैं 94। आतंकवादियों के मामले में निर्णय किस प्रक्रिया के अनुसार करना होगा है। तो 94 का सही आंसर क्या होगा, 94 का सही आंसर जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सत्रवासन से संबंधित किससे है, 95। तो 95 का जो है डी है, लोकसभा सत्र की समाप्ति से है, लोकसभा के सत्र समाप्ति से है। अब बात करते हैं 96। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 96 का कौन सा कथन सही नहीं है, 96 का ऑप्शन सही कौन सा है दोस्तों, 96 का पढ़िए आप, 96 का सी सही नहीं है। क्या कहता है सी, कहता उच्च न्यायालय के एक अधिनियम के अंदर संशोधित करने हेतु निर्देशित करने का निर्गत कर सकता है, ये सही नहीं। एक अधिनियम जो विधायिका द्वारा पारित किया जा चुका है उसमें परिवर्तन हेतु कोई परमादेश निर्गत नहीं किया जा सकता है, कोई डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता है। किसी विशेष प्रकार का अधिनियम हेतु न्यायालय विधायिका का कोई निर्देश निर्गत नहीं कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक आयु के बालकों के लिए माता पिता के संरक्षक या कर्तव्य होगा कि अपने बालकों को प्रतिपालियों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह कर्तव्य अंतस्थापित किया गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, 92 जो है कौन सा होगा, 97 का सही आंसर जो है सी है, 46वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 सम्मिलित नहीं है, 21 सम्मिलित नहीं है, 98। तो 98 का सही सवाल कौन सा है, 98 का ए है। ओके, 98 का ए मृत का अधिकार। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल कार्यकाल से संबंध लागू नहीं होता है। 99 का सही आंसर क्या होगा, सही आंसर जो है बी है, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 32 वर्ष होगा। अब बात करते हैं 100। भारत का कौन राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुना गया था, भारत का कौन सा राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुना गया था, लास्ट सवाल है दोस्तों। तो कौन सा चुना गया था, बताइएगा। 100 का सी, एन संजीवी रेड्डी। दोस्तों मैं यहीं से अपना जो है टेस्ट समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट अब मैं कल जीएस से, बिहार जीएस से रिलेटेड आपको बताऊँगा। दोस्तों मैं यहीं से इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।